आदाब। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हूं और बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की। और सबसे पहले चंद बातें जो हिंदुस्तान से मुतालिक। हिंदुस्तान में फिलहाल उत्तर प्रदेश इस वक्त निशाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने और चुनाव को महज 7 से 8 महीने बचे हैं। जनवरी के आखिर में चुनाव का ऐलान हो जाएगा, फरवरी से चुनाव शुरू हो जाएगा और अप्रैल के आखिर तक सारी चुनावी प्रक्रिया, वोटिंग हो जाएगी 6, 7, 8 मरहलों में, और उसके बाद नई सरकार। तो टाइम बिल्कुल नहीं बचा। अयोध्या का मामला सामने आ गया। वहां पे जिस तरह की लूट हुई है, जिस तरह की चोरी हुई है, उससे हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी बैकफुट पे है, कुछ कहे या न कहे, लेकिन सच्चाई ये है, कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और तमाम इस कबील की पार्टियां वो इस वक्त फ्रंट फुट पे खेल रही हैं। बहरहाल तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। दूसरा, कॉकरोच जनता पार्टी के जो अरकान है, अभिजीत, वो और वहां पे कई लोग धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर। कई दिनों से धरना चल रहा है और एक ही डिमांड है कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। और ऐसा लग रहा है कि 2 एक दिन में जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह नए किसी को वहां शिक्षा मंत्री बनाया जाए। ऐसा चल रहा है। तो ये इस वक्त यही पोजीशन है। बाकी सब ठीक है। महंगाई, बेरोजगारी, एथनॉल, वो तमाम इशू जो है वो साइड लाइन है, कोई इशू ही नहीं। आप बताइए, एथनॉल को लेकर के हाहाकार मची हुई, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। सरकार उसको गलत कह रही बिल्कुल सही है, बड़ा अच्छा है, जबकि गाड़ियां खराब हो रही हैं, शिकायतें आ रही। दूसरा ये रोड की हालत, जितने हाईवेज बने हुए सबकी हालत खस्ता है, हम ये भी देख रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान के इस वक्त सूरत हाल है। मैं अब असल टॉपिक पे आता हूं, क्योंकि हमें इन तमाम इश्यूज पे भी नजर रखनी है और जब भी कोई बड़ा इशू आएगा हम उस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि ईरान अब क्या करेगा, ईरान की क्या तैयारी है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद, उनका तशिये जनाजा है। कल तेहरान में लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग आपके नमाज जनाजा में शरीक हुए। जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, वो शरीक नहीं हो पाए या नहीं हुए, जो भी है। इस दौरान हमने देखा कि उनके जो 3 भाई थे वो शरीक। नया क्या है, क्योंकि कल की भीड़ में जो गुस्सा था वो अल्टीमेट अवाम में, और एक ही डिमांड, एक ही मांग, और वो मांग थी बदला लेने की। बदला लिया जाए, बदला लिया जाए, कातलाने खामनाई से बदला लिया जाए। एक ही डिमांड नजर आ रही, दिखाई दे रही। ये इस वक्त सुबह के मैं इस वक्त आपके साथ हुआ हूं, सुवर्णा राज जी नेपाल से, यहाँ पे शान, वो एमएमटी मोहम्मद मुसम्मिल साहब, तुर्क तबरेज आलम साहब, तो ये सारे लोग इस वक्त हमसे जुड़े हुए, सबका इस्तकबाल है। और अब देखिए जो बड़ी खबर आई है, मैं कई अपडेट्स दूंगा, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर क्या वाकई ईरान ने नए जंग का ऐलान कर दिया? वाकई इसमें कोई सच्चाई है? और जिस तरह से एक जनरल ईरान के वो निकल के आए, जनरल वाहिदी, उन्होंने तो चौंका दिया। तो क्या माना जाए, कुछ और अभी जनरल्स हैं, साइंटिस्ट हैं जो बच गए हैं, जो मरे नहीं। अमेरिका और इजराइल के हमले में कितने ऐसे लोग हैं
जनरल वाहिदी 4 महीने से नजर नहीं आ रहे थे और दावा था अमेरिका और इजराइल का कि इन्हें मार दिया। लेकिन कल जिस तरह से वो खामनाई साहब के जनाजे के पास बैठे नजर आए, उनकी सिक्योरिटी बने हुए, मुहाफिज बने हुए, सबको हैरान कर, सबको चौंका दिया कि ये क्या हो गया, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब यहां पे देखिए जो मैं बात कहनी, तेहरान में, ये एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखी, तेहरान में खामनाई की याद में सिस्कियों के बीच, माफी चाहता हूं, लाइट चली गई थी, कनेक्शन कट गया था, जिसकी वजह से मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया। लाइट का मसला है, लाइट चली गई थी। तो बहरहाल मैं जो बात कर रहा था कि आखिर वजह क्या है, क्या वाकई ईरान कोई बड़ी तैयारी कर रहा है, ईरान की कोई बड़ी तैयारी है क्या? क्योंकि ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कालिबॉफ, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ईरान अपने रहबर की शहादत का बदला लेगा, साफ साफ कहा। और कल जिस तरह की बात सामने आई कि मौजूदा नए रहबर मुअज्जम छोटे खामनाई, वो शायद इसीलिए पर्दे में है कि जिस तरह 12वें इमाम, इमाम जमाना, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, वो पर्दे में है और वो एज ए मुंतकिम करबला का बदला और जालिमीन का खात्मा। तो क्या यही, क्योंकि रास्ता तो वही है अहले बैत के चाहने वालों का, क्या माना जाए इसको कि क्या किसी मतलहत के तहत कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वो डर गए, वो चले गए, न वो डरे हैं न वो गए हैं। जिस तरह से इमाम मेहदी पर्दे गैब में, मैं मुआवजा नहीं कर रहा, मैं रास्ता बता रहा हूं। रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि क्या कोई बड़ी तैयारी ईरान कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट आप देखिए, जिस रिपोर्ट का मैं हवाला यहां तेहरान में खामनाई की याद में सिस्कियों के बीच एक आक्रोश, एक गुस्सा, एक तूफान दिखाई दिया और लोगों ने इस चीज को महसूस किया। जिस वक्त खामनाई के जनाजे पर आयतें पढ़ी जा रही थी, इबादत की जा रही थी, एक आयत ठीक उस वक्त पढ़ी गई जब सऊदी अरब का प्रतिनिधिमंडल खराजे अकीदत पेश कर रहा था। यह ईरान की तरफ से अमेरिका समेत इजराइल को भेजा गया। यहां पे देख, ये बहुत बड़ी बात, इजराइल को भेजा गया, डेडलाइन का अलार्म था। ईरान दुनिया को बताना चाह रहा है कि उसके पास अदृश्य ताकतें हैं जो किसी भी नक्शे को पलटने का दम रखती हैं। उसके पास है। और यहाँ पे देखिए ये आयात जो है, देखिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से जो आयात है उनका, कुरान की आयात की तलावत अलग अलग डेलीगेशन के साथ अलग अलग की गई। इसको हमने डिस्क्राइब किया, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब ने बताया। दरअसल जब सऊदी अरब का प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा था, खामनाई को खराज अकीदत दी जा रही थी, तभी कुरान की आयत नंबर, यहां यानी सूरह नंबर 3 आयत नंबर 13 पढ़कर इबादत की गई। यानी खराज अकीदत बद्र से जुड़ी उस आयत को पढ़ा जाना जंग का सीधा संकेत था। यह इजराइल और अमेरिका को दिया गया सीधा जंगी पैगाम था, क्योंकि बद्र वाली आयत विजय का प्रतीक है, जो ये इशारा करती है कि ईरान
अब खुद को विजेता मानकर चल रहा है और इसको लेकर के हड़बड़ी, एक हंगामा। यहाँ तीसरे दिन तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में लाखों लोग पहुंचे। ईरान आयतुल्ला की मौत के गम और इंतकाम की आग में सुलग रहा है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि इजरायली प्रधानमंत्री इस आक्रोश का फायदा उठाकर ईरान जंग का फ्रंट एक बार फिर खोलने की तैयारी में, जबकि नाराज गुस्से में ईरान ने भी इशारा दिया है कि ईरान जंग के लिए तैयार है। ईरान ने यह भी पैगाम सऊदी अरब के जरिए भेजा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है और खामनाई साहब की शहादत का बदला लिया जाएगा। यहां पे देखिए, ईरान में अब शोक का सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। खामनाई की शहादत का बदला ईरान लेकर रहेगा। अब ईरान अरब का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के लिए आगे बढ़ने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए जल्द ही बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता है। ईरान बद्र मॉडल, जंगे बद्र के जरिए हमला कर सकता है, जिससे युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो सकता है। अभी ईरान के पास 9 लाख सैनिक है, जबकि प्रॉक्सी गुट हूती के पास 2.5 लाख लड़ाके और हिजबुल्ला के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाकों की तादाद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गलत फहमी है। ईरान के पास 12 लाख ट्रेंड फौजी हैं, हूती के पास 20 लाख। और सबसे बड़ी चीज ये कि तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया ईरान में लड़ने के लिए। इसलिए यह कहना गलत। हिजबुल्ला के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाकों की तादाद, हमास के पास भी 20,000 से ज्यादा की फोर्स। सोचिए, हमास को खत्म करने की बात हो रही, तबाह कर देंगे, मिटा देंगे, लेकिन 3 साल होने को आ रहे हैं, 1000 दिन पूरे हो गए। हमास आज भी 20,000, और 20,000 तो कम बता, ज्यादा लोग होंगे। पहले कितनी थी? 16,000 की टुकड़ी थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद 20,000 हो गए। कहां से आ गए ये? कैसे आ गए ये हम नहीं, ये दुनिया के सामने आ गए। इसके अलावा सीरिया, इराक में सक्रिय दूसरे प्रॉक्सी गुटों में 2 लाख के करीब सैनिक बताए जा रहे हैं, 2 लाख के करीब। कुल मिलाकर ईरानी गुट के पास करीब 14 लाख सैनिकों की संख्या है, जो अमेरिकी गुट के सामने आधे से भी कम है। लेकिन ये जब ईरान कह रहा है न दिखाई देने वाली फौज, अभी अमेरिका के पास कुल सैनिक 21 लाख है, जबकि इजराइल के पास 6.5 लाख सैनिकों की संख्या है। अमेरिका के सहयोगी अरब देशों के पास 9.5 लाख सैनिक, और सभी को मिलाया जाए तो संख्या 37 लाख हो जाती। इतनी संख्या के सामने ईरान का टिकना मुश्किल है, लेकिन उसको भरोसा है जंगे बद्र मॉडल के जरिए। देखिए, ये तादाद जो आप गिना रहे हो, ये ऐसे नहीं होता, इस तरह तादाद नहीं गिनाई जाती। और इजराइल के पास क्या वाकई इतनी फौज है? 6.5 लाख। वहां ढूंढने से फौज नहीं मिल रही, जाके देखिए। और ईरान में हर नौजवान इस वक्त शहादत के लिए तैयार। ये रिपोर्टें, मैं नहीं कह रहा हूं, रजिस्ट्रेशन है वहां। और ट्रेंड लोग, यमन में जाकर के देखिए, वहां लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। क्या जवान, क्या बूढ़ा, यंग, 13 साल, 14 साल, 15 साल, ऐसे जवान वहां पे उतरे हुए। अब यहां पे देखिए, कुरान की आयत में बद्र की जंग का जिक्र, जिस बद्र की जंग का जिक्र कुरान की आयत में है, वो जगह अब सऊदी अरब में पड़ती है। खाड़ी में बैटल ऑफ बद्र का जिक्र कई बार हुआ है। कुरान के सूरह आले इमरान की आयत नंबर 13 में बताया गया है कि जंग में एक दल को सीधे अल्लाह से ताकत मिली थी, इसलिए वो अपने से कई गुना विशाल सेना को हरा पाए। यहाँ पे बद्र की जंग इस्लामिक तारीख की सबसे अहम फौजी जीत मानी जाती है। ये जंग
624 ईस्वी में लड़ी गई थी। मदीने के पास बद्र नामक जगह पर यह जंग हुई थी, जिसमें एक तरफ कि मुस्लिम फौज में केवल 313 थे, 1000 में, और आपको बता 1000 थे, लेकिन 313 सच्चे निकले, बाकी मुनाफिक निकले। मुनाफिक इसका जिक्र नहीं होता है, जब मैं अब कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, लेकिन 313, जबकि उनके सामने मक्के के कुरैश कबीले की सेना करीब 1000 सैनिकों की थी, जिसमें असमानता के बावजूद मुस्लिम फौज ने एक निर्णायक जीत हासिल की। इसे इस्लाम में अल्लाह की मदद से जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यानी ईरान के सांकेतिक संदेश दिया है कि वो संख्या में भले ही कम हो, लेकिन जीतने का जज्बा रखते हैं, सामने की फौज को हरा सकते हैं, क्योंकि वो सही रास्ते और अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि ईरान की तैयारी पिछले कुछ वक्त से लगातार चल रही है, फिर चाहे वार्ता हो या न हो, जंग बंदी की आड़ में ईरान भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और ये बिल्कुल सही है कि ईरान अपनी ताकत बढ़ा रहा है लगातार, और अंसारुल्लाह हौती, उसकी ताकत देखी लगातार बढ़ रही। ईरान लगातार अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, जिससे जंग का अगला दौर शुरू होने पर एक साथ इजराइल और अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर सके। इस बीच इजराइल के तेवर पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए। एक साथ 3 मोर्चे पर इजराइल हमले कर रहा है। वो लेबनान, गाजा और वेस्ट बैंक में अटैक कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि अटैक कर रहा है तो जवाब नहीं मिल रहा, यह भी मैं बता दूं। तमाम ईरानी प्रॉक्सी गुट उसके टारगेट पर है। यहां पे देख, स्पेशल ऑपरेशन इसलिए भी चलाया हुआ, जिससे ईरान अभी खामनाई के सुपुर्दे खाक में व्यस्त है, इसलिए वो प्रॉक्सी गुटों की सुरक्षा नहीं कर सकता, ना ही हथियार दे सकता। इसलिए इजराइल जल्द से जल्द तीनों मोर्चों पर बढ़त बनाना चाहता है, क्योंकि अगर ईरान ने जंग छेड़ दी तो इजराइल को सैनिक शिफ्ट करने पड़ सकते हैं। इससे प्रॉक्सी गुट इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं। और ये पूरी तैयारी, आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ये हवा में तैयारी है, बल्कि एक बड़ी तैयारी के रूप यहाँ पे 313। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि ईरान जो भी कर रहा है, वो दुनिया के मुस्लिम ममालिक को दिखा रहा है, मुसलमानों को बता रहा है कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में काम कर रहे हैं, और दिखाए हुए उसके रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि रोज बरोज ईरान की आवाम के दरमियान मकबूलियत बढ़ती जा। अब ये कई हमले हमने आपको बारहा बताया कि किस तरह से लेबनान पे हमले हो रहे हैं, किस तरह से। और देखिए, फिलिस्तीन की वजारत ने बताया है कि इजरायली फौज ने जून में अल-अक्सा मस्जिद पर 26 बार छापा मारा, 26 बार। लेकिन मुस्लिम देश खामोश तमाशाई बने, वो नहीं बोल रहे हैं, जबान नहीं खोल रहे। भाई क्यों क्यों इस तरह की छापेमारी हो रही? क्यों बार बार वहां के लोगों को परेशान किया जा रहा है? क्यों ये हमला किया जा रहा है और सब चुप है? क्या ये मुनासिब है? क्या ये ठीक है? क्या इसका जवाब नहीं देना चाहिए? अब्दुल रहमान साहब भी जुड़ गए, शकील अंसारी साहब, सारे लोग, सबका इस्तकबाल, सबका खैर मकदम। यहाँ पे लिखा है कि अपने मोहल्ले इलाके में सबके लिए फरोग तालीम की कोशिश करते रहने की जरूरत है। बिल्कुल, बगैर तालीम के कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कई अच्छी खबरें भी आप देखिए। मैं आपको और बता दूं, ईरान की एक चाल से घबराहट कहां है? अफगानिस्तान का वहां जाना, सऊदी अरब का वहां जाना, तुर्की का ईरान जाना, ये सब, भाई तुर्की पहुंच गया, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कतर, कई और ममालिक, इनका ईरान डेलीगेशन जाना, आप समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ी थ्रेट है इजराइल के लिए।
ये बहुत बड़ी नाकामी है अमेरिका के लिए। अमेरिका ने कोशिश की और 13 मुस्लिम ममालिक को जाने से रोका, लेकिन बाकियों का, बाकी तो पहुंचे, और उनके पहुंचने से सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी हुई तो इजराइल और अमेरिका। और अब ईरान बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान ऐसा लग रहा है कि वो जवाब देगा। स्टेट ऑफ होर्मुज से पूरा कब्जा, अपनी शर्तों पे कायम, और बात आगे बढ़ रही है। और देखिए, मैं आपको एक चीज और, जिस तरह से अब इजराइल और अमेरिका की बातें सामने आ रही, उससे तो एक बात और लग रही कि ईरान अब पूरी तरह से इनको अपने कब्जे में ले रहा। अब देखिए, भारत में हमें जबरदस्त समर्थन नेतन्याहू का जेडी वेंस को करारा जवाब। अब जेडी वेंस ही एक समर्थक थे, उनको भी करारा जवाब। भारत की तरफ इशारा किया, भाई भारत तो सबका है। अभी देखिए, भारत ने डेलीगेशन भेजा ईरान आखिरी रसूमात में, और उसका ईरान ने शुक्रिया अदा किया। तो ये दावा, भाई ठीक है, चाहने वाले हैं तो अच्छी बात है, इसमें क्या है। भारत तो सबके लिए दरवाजे खोले हुए। भारत जंग नहीं चाहता, आप जंग क्यों करते हो भाई। इजराइल जो है, अगर भारत के साथ रहना चाहता है, भारत के नक्शे कदम पे चलना चाहता है, भारत की मदद चाहता है, तो फिर भारत तो जंग वाला देश नहीं है। वो बिला वजह की जंग तो करता नहीं है। तो फिर इजराइल क्यों कर रहा, क्यों। एक चीज और, अमेरिका को इजराइल का दुनिया में एकमात्र को सहयोगी बताने वाले जेडी वेंस को इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने करारा जवाब दिया। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका इजराइल का शक्तिशाली और करीबी सहयोगी है, लेकिन इजराइल के दुनिया में कई और देश सहयोगी हैं। इसके बाद नेतन्याहू ने भारत का नाम लिया, कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश इजराइल का मजबूत सहयोगी है। अब ये सही है। हाँ, कहते ना, खुश होने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। लेकिन भैया, भारत मदद कर रहा है तो आप भी तो मदद करो भारत की। कौन सी ऐसी मदद आपने कर दी सिवाय और उलझाने, लटकाने, भटकाने की। तो बहरहाल, ये इस वक्त की बड़ी अहम खबरें थी जो हमने पेश की है। बाकी खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और एक चीज और मैं भारत के हवाले से कहना चाहता हूं, भारत की अपनी खारजा पॉलिसी, भारत अहिंसा परमो धर्मा वाला देश है। भारत जंग नहीं चाहता, अमन चाहता। भारत नफरत नहीं चाहता, प्यार चाहता। भारत अलगाववाद नहीं चाहता, भारत एक जुड़ाव चाहता। इसलिए जो लोग भारत से दोस्ती चाहते हैं, अपनावत चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो भी भारत जैसे बने। शुक्रिया।